तो हेलो गाइस। तो थोड़ा सा कुछ करने का तो ज़्यादा है नहीं, बस साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए ना, साइंस के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं बीपीएससी में लास्ट 10 इयर्स के, उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। और सोल्व करने के साथ साथ क्या करेंगे, रिवाइज करते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे कि कोई भी टॉपिक पढ़ें। जैसे कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मिरर आ गया, तो मिरर का जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, जो बहुत कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत, वो रिवाइज करते चलेंगे, सिंपल सी। इसी तरीक़े से करते करते आज 8 क्वेश्चन है एक पीडीएफ में, 8 क्वेश्चन आज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे 8 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करके करीब हम लोग के पास अराउंड 300 क्वेश्चन आ जाएंगे। इसको सोल्व कर लेंगे। और क्योंकि ये पीवाईक्यू है तो हाईली इम्पोर्टेंट है भाई। पीवाईक्यू का तो ही जमाना है भाई। पीवाईक्यू से तो सवाल बन रहे हैं, और साइंस के तो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। तो चलो देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल आए थे और कहाँ से आए थे। कि मैंने ये सारे ईयर को मिक्स रखे हैं कि ये पता नहीं चले कौन सा किस साल का, कौन सा किस साल का नहीं है। तो मिक्स हैं, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम लोग सोल्व करते हुए जाएंगे। पूरा एक्सप्लेन करते, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे, और कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सारे यहीं पे ख़त्म करा दूंगा जितने भी साइंस के पीवाईक्यू हैं। साइंस के पीवाईक्यू से टेंशन तुम छोड़ दो, मैं सारे करवा दूंगा। तो गुड मॉर्निंग, और चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। आधे तो गलत हो जाते हैं क्योंकि साले हम क्वेश्चन सही से पढ़ते नहीं हैं। यहाँ मिरर है ना कि लेंस, लेंस नहीं है, मिरर है। तो अ पर्सन स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ अ मिरर फाइंड्स हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ। मतलब बोलने का कोई इसका है ना कि एक पर्सन है, वो कोई भी मिरर पे खड़ा है, मिरर के सामने खड़ा है, और खड़ा है ना तो उसको लग रहा है कि मेरा इमेज मेरे से बड़ा बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है मेरा इमेज मेरे से बड़ा बन रहा है। मतलब कोई भी पर्सन अगर स्टैंडिंग है यहाँ पे, तो वो कहना चाह रहा है कि यहाँ पे कोई भी इमेज हम लोग बनाते नहीं है, बनाते नहीं इमेज। समझ, कोशिश करते हैं कि ये सवाल बिना मिरर बनाए हुए हम लोग को बन जाए। ये कह रहा है कि ये इमेज उससे बड़ा दिख रहा है। सिंपल सी बात है, उससे अगर बड़ा दिख रहा है इमेज, मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये अगर मिरर है, तो अगर इसका इमेज ये जो नॉर्मल है इससे अगर ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब क्या है। सीधे यहाँ पे कंसेप्ट पे आ जा। कंसेप्ट क्या कहता है कि एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। सिंपल बात है। कॉनकेव मिरर का बेसिक एक पॉइंट लिखें तो ये क्या करता है, क्या करता है भाई, ये बनाता है रियल और इन्वर्टेड इमेज। सिंपल बात है। ये क्या करता है, वर्चुअल और इरेक्ट। अब ये वर्चुअल और इरेक्ट क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड क्या होता है, अलग टेंशन, कुछ टेंशन नहीं है। रियल मतलब क्या, असली का, मतलब जो असली में सच में रियल में जो इमेज बन रहा है। और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बन रहा है, ऐसा ये हो जा रहा है। देख बताता हूँ, मुंडी ऐसा है ना, तो ये उल्टा हो जा रहा है, ऐसा इमेज बन रहा है। इसको कहते हैं इन्वर्टेड। एक कहते हैं लैटरल इन्वर्टेड। लैटरल इन्वर्टेड होता है कि तुम ऐसे ही रहोगे लेकिन तेरा लेफ्ट राइट बन जाएगा, जो तेरे को भी प्लेन मिरर में दिखता है। जो अपना प्लेन मिरर है ना, उसमें जो होता है ना, उसको कहते हैं लैटरल इन्वर्टेड। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखता है, सिंपल। कॉनकेव क्या करता है, वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। वर्चुअल क्या होता है, जो सही नहीं हो, मतलब जो असली नहीं हो। वर्चुअल रियलिटी का तो नाम सुना होगा ना, जो गेम खेलते हैं, सच में थोड़े रहता है वो गेम, GTA वाई सिटी या भी जो भी रहता है, पबजी, वो तो वर्चुअल रियलिटी है ना। तो उसी की तरह इमेज बनती है। और इरेक्ट मतलब सीधा,
कि जिस तरीका से तुम हो ना उसी तरीका से उस साइड इमेज भी बनेगा तेरा। इसको कहते हैं इरेक्ट इमेज, इसको कहते हैं वर्चुअल रिएक्टिव। हो गया कॉनकेव कन्वेक्स। अब आता है कि कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर क्या करता है कि पहली बात तो इसका, इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, पहले ये समझो, इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। और कन्वेक्स किसे कहते हैं? तो भाई कन्वेक्स, एक मिनट यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, इरेज करते हैं। देखो सिंपल सा है, क्या कहते हैं कि कॉनकेव मिरर को कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे जो पॉइंट रहता है ना इसको कहते हैं पोल, इसको कहते हैं फोकस। पता ही होगा फोकस क्या होता है, फोकस है क्या? फोकस अगर पढ़ा होगा तो फोकस इजकल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 है। मतलब ये जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसका हाफ जो होता है वो फोकस होता है। सिंपल यही होता है, पोल हो गया ये। अब बात कर रहा है ना आप क्वेश्चन पे सीधे आ जा कि इमेज लार्जर दिख रहा है उसको हिसाब से, उसके अपने इमेज से उसको जो इमेज बन रहा है वो इसको लार्ज दिख रहा है। अब देख कॉनकेव मिरर का 6 प्रिंसिपल होता है। अब 6 प्रिंसिपल क्या है? तो 6 प्रिंसिपल ये है ना कि होता क्या है ना भाई कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है ना तो इसका इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे। लेकिन अगर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से जस्ट आगे आएगा, नॉट इन्फिनिटी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट बिहाइंड में रहेगा, तो उसका इमेज फोकस से थोड़ा सा घसक के इधर बनेगा, ये वाली एरिया में। फोकस तो यहाँ थी, यहाँ। इसके बाद तीसरा केस क्या होता है? ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट आके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर खड़ा हो जाए तो उसका इमेज कहाँ बनता है? एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास, यहीं पे बनेगा और सेम साइज का बनेगा। इसके पहले जितने भी इमेज बने, इसके पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले जितने भी इमेज बने वो कहीं ना कहीं इससे ऑब्जेक्ट के इमेज से छोटे होंगे। लेकिन जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आया ना तो ऑब्जेक्ट जितना भी हाइट का या जैसा भी इमेज था वो सिमिलर उतना ही हाइट का इमेज उसका बनेगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आता है, मतलब अगर तुमको सिंपल में फिर से डायग्राम बना है कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, इसके बीच में अगर आ जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर यहाँ बनना शुरू होगा और बड़ा लार्ज बनना शुरू करेगा। क्या होगा? बड़ा। और फिर फोकस पे बन जाएगा तो फोकस पे इससे और आगे जाएगा और बड़ा इमेज बनेगा। समझा? सिंपल, और भी बड़ा इमेज बनेगा। और अगर फोकस के आगे चला जाता है तो अगर तुम पढ़े होगे तो फोकस के आगे जाता है तो इमेज अपना नेचर बदल देता है। कैसा नेचर बना लेता है? इमेज काम करने लगता है कॉन्वेक्स की तरह। और ये कैसा इमेज बनाने लगता है? कॉन्वेक्स कैसा इमेज बनाता था बताओ? वर्चुअल और इरेक्ट, ये वाला नेचर अपना शो करने लगेगा इमेज। सिंपल। तो हम मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा था कि लार्ज बन रहा है, इमेज इज लार्जर देन हिमसेल्फ, उससे बड़ा। इसका मतलब है कि इमेज ये कॉनकेव ही बना रहा होगा। सिंपल, क्योंकि कॉन्वेक्स में जितने भी इमेज बनेंगे वो या तो स्मॉल होंगे या वेरी स्मॉल होंगे या पॉइंट साइज होंगे। ये इसका प्रिंसिपल है। तो सीधे इसका आंसर हमको दिख जाता है कि कॉनकेव है। हाँ, यहाँ पे प्लेन मिरर है। भाई प्लेन मिरर वही होता है जो हम लोग के घर में लगा रहता है। प्लेन मिरर उसी को कहते हैं। क्या होता है उसमें? लेफ्ट का हम लोग को राइट दिखता है,
कन्वेक्स मिरर बता दिए, सिलेंड्रिकल विथ बगलिंग साइड आउटवर्ड। भाई चम्मच को ले, चम्मच को अगर देखेगा ना तो वो किस तरीके का काम करता है, ऐसा दिखता है, ऐसा चम्मच, तो ये बगलिंग साइड बाहर का दिख रहा है ना, ये यही तो है, क्या है, इसी को तो कहते हैं कन्वेक्स, और ये तो है तो इसका आंसर सीधा सीधा आ गया कि कॉनकेव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया हमारा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ना 34, क्या फैन प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग द हॉट वेदर। हॉट वेदर में फ़ैन चलाते हैं तो हम लोग को कंफर्ट देता है, मैंने आराम मिलता है, हॉट वेदर में गर्मी लग रही है तो आराम मिलता है। ऑप्शन पर पहला ऑप्शन कहता है फैन सप्लाई कूल एयर। अरे भाई फैन सप्लाई कूल एयर, फैन कूल एयर, ये एसी थोड़े ना है या कूलर थोड़े ना है जो कूल एयर देगा, कूलर या एसी थोड़े है जो कूल एयर देगा। अच्छा कूलर क्यों देता है, कूल हवा कूल क्यों देता है, ठंडी हवा क्यों देता है कूलर, क्योंकि कूलर एक प्रोसेस पे काम करता है जिसको कहते हैं इवापोरेशन, क्योंकि इवापोरेशन काउज कूलिंग, इवापोरेशन काउज कूलिंग, सिंपल सा कंसेप्ट है। अरे होता कुछ नहीं है भाई, कूलर में जो वो जो खराश लगे रहते हैं ना, खास लगे रहते हैं, उसमें क्या होता है, पानी ट्रैप हो जाता है, पानी ऐसे ऐसे ट्रैप हो जाता है, पानी ट्रैप होता है और हवा आता है। फ़ैन यहाँ पे चलती है, फ़ैन किस तरीके का बनाओ भाई, फ़ैन इधर से चलती है तो हवा देती, खींचती है, एटमॉस्फेयर बाहर से हवा खींच के आती है, तो ये जो पानी फंसा हुआ है ना, इससे हवा टकरा के जाती है, निकलती है इस फ़ैन के तरफ से, तो ये पानी और हवा का मिक्सचर हम लोग को ठंडा हवा देता है, समझा। तो कूलर यही करती है। एसी क्या करता है, कंडेंसर पे काम करता है। कंडेंसर क्या करता है कि इसमें लिक्विड भरे रहते हैं, CFC, कूलेंट लिक्विड है, ये काउज करते हैं, कूलिंग करते हैं, बाहर वाली हवा को कूल करने का पूरा केमिकली रूप से कूल करते हैं, कॉपर वायर लगे रहते हैं। फिर अगला ऑप्शन देख, आवर बॉडी रेडिएट मोर हीट इन एयर। अरे भाई बोल रहा है कि बॉडी रेडिएट मोर हीट इन एयर, हवा में ज़्यादा हम लोग का बॉडी है ना हीट रेडिएट करेगा। अरे भाई बॉडी हीट रेडिएट करेगा हवा में बहुत ज़्यादा, ये कैसे करेगा, सोच के देख कि अगर हीट रेडिएट कर रहा है हवा में बहुत ज़्यादा तो उससे ठंडी हम लोगों को कैसे लगेगा, या अच्छा हम लोगों को कैसे लगेगा, खराब नहीं लगेगा, ये तो अपोजिट लिखा हुआ है। पिन कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, ये तो ही सोच के देख, कंडक्टिविटी ऑफ एयर से हमारे कूल या कंफर्ट होने का क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन है नहीं है। फिर यहाँ देख हमारा आंसर यहाँ है, आवर प्री रिस्पिरेशन इवापोरेट्स रैपिडली, है ना, इवापोरेशन, प्री रिस्पिरेशन, सांस लेते हैं ना तो रिस्पिरेशन आप का शुरुआती का जो रिस्पिरेशन रहता है ना वो इवापोरेट करता है, इवापोरेशन काउज कूलिंग, समझा, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे डी है। गॉट इट, चल टाइम आगे निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है 35, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इन द क्लियर स्काई ड्यूरिंग द नाइट टाइम्स कैन बी एक्सप्लेन्ड विथ। बोल रहा है कि रात में जो स्टार ट्विंकल करते हैं वो क्यों करते हैं, क्या रीज़न है ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग लिटिल स्टार होने का। पहले तो वो लिटिल नहीं है, समझा, अब पहली बात तो वो स्टार भी नहीं है, लेकिन क्या करें नाम दिया गया है। तो ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, ट्विंकलिंग इसलिए करते हैं ना कि देखो होता क्या है ना कि स्टार यहाँ पे है लेकिन हम लोग का पोजीशन उसका
कहीं यहाँ पे दिखता है। हम लोग अगर यहाँ पे खड़ा हैं तो ये स्टार को देख रहे हैं, लेकिन दिख रहा है यहाँ पर ही। होता क्या है ना, ये स्टार यहाँ पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि होता क्या चाहिए ना कि ये सिंपल सा फेनोमेना है एटमॉस्फेयर का। क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, जिसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर और क्या है थर्मोस्फेयर, जिसको आइनोस्फेयर भी कहते हैं, और एक्सोस्फेयर। यही है ना, ये है ना, ये जितने भी स्फेयर बने हुए हैं ना, सब का अलग अलग नेचर है, अलग अलग नेचर है। मतलब किसी में नेचर का मतलब हो गया ना, किसी में टेम्परेचर हाइट पर जाने पे टेम्परेचर घट रहा है, किसी में टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे थर्मोस्फेयर में क्या होता है, आइनोस्फेयर में क्या होता है, आयंस का परसेंट बहुत ज़्यादा है। मेजोस्फेयर में क्या है, सबसे ठंडी लेयर है, कूलेस्ट पड़ा होगा। आइनोस्फेयर क्या है, आइनोस्फेयर में क्या होता है, मतलब कि सॉरी ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, ये हमारा मतलब कि अभी जो हम लोग ऊपर जस्ट ऊपर हम लोग का जो है दिखता है, वो ट्रोपोस्फेयर में हम लोग को दिखता है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर में हम लोग देखा ओजोन लेयर है। तो सब में ना कुछ कुछ अलग अलग नेचर है सारे लेयर का। तो इसके कारण होता कुछ है ना कि लाइट को रिफ्रैक्ट होने में मदद मिलता है। अब भैया रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन कुछ नहीं है, सिंपल एक फेनोमेना है फिजिक्स का। होता क्या है ना कि एक बॉटल ले या गिलास ले, इस गिलास में ना एक पेंसिल डालेगा ना, तो ये पेंसिल तुमको ना इधर दिखेगा थोड़ा। तो ये जो एक्चुअली यहाँ है तो यहाँ पे पेंसिल, लेकिन दिख रहा है यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये एक मीडियम से ना दूसरा मीडियम में जाने पर, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाने पर ना ये थोड़ा सा अपना नेचर चेंज कर रहा है। हालांकि नेचर नहीं, अपीयर हम लोग को दिख रहा है ऐसा कि ये पेंसिल इधर ना होकर इधर हो रहा है। क्योंकि होता कुछ है क्या चीज़ ना रिफ्लेक्शन में, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है, रेयर से डेंसर में ट्रैवल करता है ना। ये क्या है, नॉर्मल लाइट जब रेयर से डेंसर में ट्रैवल करती है ना, रेयर से डेंसर में, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, ठीक। और यही फेनोमेना जस्ट इसके अपोजिट होता है कि जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाती है ना, तो ये जो नॉर्मल है इससे अवे जाती है, समझा, अवे निकलती है, सिंपल। यही है रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट सीधा। और बोल रहा है इसी कारण स्टार जो है ट्विंकलिंग करते हुए मेरे को दिखाती है। क्योंकि देखो होता क्या है कि स्टार यहाँ से लाइट फेंका, होता कुछ पहला जैसे ही हम लोग एटमॉस्फेयर में घुसना शुरू करता है तो हम लोग को सबसे पहले एक्सोस्फेयर मिलता है, चलो लाइट सीधी आई। फिर ना तो आइनोस्फेयर, हो सकता है कुछ में ऐसा स्फेयर होगा, डेंसिटी कैसा होगा स्फेयर का अलग चेंज होगा, तो वो लाइट को इधर घुमा दिया। फिर अगले स्फेयर में गया तो लाइट इधर आ गया, फिर अगले में गया ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे ऐसे करके हम लोग को, तो ये जो चेंजेस हो रहा है ना, ये जो चेंजेस हो रहा है इसी कारण हम लोग को ट्विंकल करते हुए स्टार दिखाई देता है, समझा। तो ये किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। अगला ऑप्शन पढ़ो, रिफ्लेक्शन क्या कहता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई, रिफ्लेक्शन से कैसे होगा, रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट टकरा के वापस गई, वापस थोड़े जा रही है, हम लोग को दिखती है ना, तो टकरा के तो वापस जा नहीं रही है। और रिफ्लेक्शन का होता कुछ है, आई इज इक्वल टू आर, ये तो पढ़ा होगा, आई इज इक्वल टू आर पढ़ा होगा ना, कि जितनी एंगल से लाइट आती है उतनी की एंगल से लाइट वापस जाती है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। फिर होता है पोलराइजेशन। देख पोलराइजेशन एक अच्छा कंसेप्ट है। पोलराइजेशन कहता क्या चाहिए ना कि जितनी भी लाइट होती हैं ना, लाइट एक पार्टिकल मूवमेंट में चलती हैं, और ये पैकेट्स में भी चलती हैं। जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना केमिस्ट्री का, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम। तो उसी तरीके का लाइट में जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट्स पैकेट्स में चलती हैं, उस पैकेट्स का नाम है फोटोन। इसी में ट्रैवल करती हैं लाइट। इस पैकेट्स को मान लो ऐसे होते हैं, तो होते क्या चाहिए कि स्टार्टिंग में लाइट्स का अलग अलग डायरेक्शन होता है, कोई इस तरफ से जा रही हैं, कोई ऐसे जा रही हैं, कोई ऐसे जा रही हैं, कोई ऐसे जा रही हैं। लेकिन जब इसको एक पोलराइज्ड मीडियम से पास कराते हैं ना, मान लो कि ये लाइट को पोलराइज्ड मीडियम से पास करा रहे हैं, तो ये सब एक डायरेक्शन में आ जाती हैं, सारे के सारे एक डायरेक्शन में आ जाती हैं, समझा। इसी को कहते हैं पोलराइजेशन या पोलराइजेशन। फिर एक होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस और भी सिंपल कंसेप्ट है ना कि ये क्या होता है, इंटरफेरेंस है मतलब कलर्स का इंटरफेयर होना,
अब कलर का इंटरफेयर कैसे होगा? तो जब भी याद करो, अगर तुम लोग बबल बनाए होगे, सोप का बबल, हाथ में सोप मल के जो फुलाते हैं उसको, जो बबल बनता है उसमें देखे हो कि लाइट, अगर उसमें लाइट ट्रैवल कर रही है ना तो इंटरमिक्स होती रहती है रेड ब्लू में। अगर इसके फिजिक्स के कंसेप्ट में समझाना है तो लाइट का वेवलेंथ होता है। तो ये अगर वेवलेंथ है ना तो होता क्या चीज़ है कि मान लो कि ये ब्लू लाइट, लेकिन अलग जो लाइट आएगी ना, अलग जो कलर का लाइट आएगा, रेड लाइट, वो इसका ऐसे करके इंटरफेयर करते हुए चलती है, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर जाती है। और वो जो इंटरफेयर करिए ना, इसी के कारण इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस, इसी को कहते हैं इंटरफियरेंस, सिंपल। लेकिन ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार तो सिंपल हमारा ऑप्शन मिल गया कि ए ऑप्शन आंसर होगा। बाकी सब जो भी है कंसेप्ट हम मिटा देते हैं, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी भाई, जगह नहीं है यार, पेज ऐड नहीं किया, वही प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग तो 2 क्वेश्चन सिंपल से पूरे कंसेप्ट के, कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, ये देखना ज़रूरी नहीं है कि मतलब पेज है कि नहीं। कंसेप्ट बहुत ज़रूरी होता है समझना। एक बार समझ गए कंसेप्ट, उसके बाद अब दिक्कत नहीं होगा। अब सोचो पोलराइजेशन का भी क्वेश्चन आएगा या कहीं भी ऑप्शन देख लोगे तो सिंपल सा, कभी गलत नहीं होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, सिंपल सा बात करा कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब भैया हाइड्रोजन बम है भाई, फोड़ तो नहीं दे सकते कि पता चल जाए किस प्रिंसिपल पे है, लेकिन बता रहा है कि हाइड्रोजन बम किस प्रिंसिपल पर है। पहला सवाल है कंट्रोल फ्यूज़न, अनकंट्रोल फ्यूज़न, कंट्रोल फीजन, अनकंट्रोल फीजन और नन ऑफ द अबव, ऑल द अबव। ये जो है ना ऑल द अबव नन द अबव, ये खतरनाक है, डेंजर है भाई, डेंजर। लेकिन चलो डेंजर बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं हाइड्रोजन बम। पहले तो हाइड्रोजन बम को समझने से पहले ना 2 कंसेप्ट समझो। एक कंसेप्ट है फ्यूजन का और एक कंसेप्ट है, यहाँ पे लिखता हूँ, फ्यूजन का। 2 कंसेप्ट। पहले फ्यूजन समझो। फ्यूजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। मतलब एटम्स का मतलब 2 एटम्स, एक एटम, 2 एटम, दोनों एटम मिल के कोई एक एटम बना रहे हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है फ्यूजन का। वहीं फिजन का होता है ब्रेकिंग। इट मीन्स कि एक एटम है और ये खुद टूट रहा है और टूट के अलग अलग एटम बन रहा है, समझा? सिंपल। ये कॉम्बिनेशन कर रहा है, ये ब्रेकिंग कर रहा है। अब होता क्या चीज़ है कि फ्यूजन में कलेक्शन ऑफ एटम के कारण इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलता है, हाईएस्ट एनर्जी रहता है। और फ्यूजन में 2 तरीका का होता है और इसे फ्यूजन को हम लोग अनकंट्रोल भी कहते हैं। सिंपल। लेकिन फ्यूजन रिएक्शन का 2 गो कंसेप्ट निकलता है, एक रहता है कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन, एक रहता है अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन। जो कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन है इसी को कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, इसी को कह रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। और जो अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन है ना, इसी को कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब, यहीं से बनता है। सिंपल हुआ ना कि अगर कोई रिएक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अनकंट्रोल्ड है, इसका मतलब क्या चाहिए? वो बॉम्ब है ना भाई, वो बॉम्ब है, वो फटेगा। तो अनकंट्रोल को ही हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब कर रहे हैं।
तो इसे ये तो सिंपल पता चलता कि अनकंट्रोल्ड कौन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन क्या करा रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। लेकिन और इसका कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन क्या करा, न्यूक्लियर रिएक्टर। इसका मतलब यहीं से बनता है न्यूक्लियर एनर्जी, यही है न्यूक्लियर एनर्जी, सिंपल यही है न्यूक्लियर एनर्जी। यही से ये एनर्जी का काम करता है। अगर कंट्रोल किया, अगर कोई भी रिएक्शन को या फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया जाए तो इसे एनर्जी बनाया जा सकता है। लेकिन फ्यूजन रिएक्शन का क्या होता है ना कि इसे ये अनकंट्रोल है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो कैसे काम करेगा। तो ये इसको हम लोग देखते हैं, या कैसे काम करेगा ये तो छोड़ो, इसको देखते कहाँ हैं, ये हम लोग सिंपल सन में देखते हैं। सन जो अपनी एनर्जी बना रही है ना, वो सिंपल ये फ्यूजन रिएक्शन से ही बनाती है, इसीलिए ये अनकंट्रोल्ड है। वो अपनी जितनी ऊर्जा बनाती है वो फ्यूजन रिएक्शन से बनाती है। और हाइड्रोजन बम है ना, एग्जाम्पल है किसका, फ्यूजन रिएक्शन का, क्योंकि हाइड्रोजन बम अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन से बनता है, सिंपल। लेकिन इन सब में ना एक खतरनाक चीज़ है, वो है कि इस फ्यूजन रिएक्शन को होने के लिए ना, सिमिलैरिटी में समझ लो कि फ्यूजन रिएक्शन को होने के लिए ना पहले फ्यूजन होना पड़ेगा। और भैया वो क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन तुमको पता है कि सन के अंदर जो एनर्जी है वो कितना ज़्यादा है। तो इस एनर्जी को, मतलब कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो जहाँ से फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो, वो कौन दिला सकता है, तो वो फ्यूजन रिएक्शन ही दिला सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग को फ्यूजन रिएक्शन पाने के लिए फ्यूजन तो कराना ही कराना होगा, समझा। तो हाइड्रोजन बॉम्ब, यहाँ सब क्वेश्चन पढ़ो कि हाइड्रोजन बॉम्ब बेस्ड ऑन किस प्रिंसिपल पर है, कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन नहीं, क्योंकि इस पर क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, एनर्जी जिससे मिलता है एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। फिर बी छोड़ो, बाद में देखेंगे। सी ऑप्शन देखो, कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन, कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन है, सॉरी ए ऑप्शन कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन है। तो कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसे कंट्रोल करने का क्षमता के बाहर है। फिर सी ऑप्शन पढ़ो, कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन है, ये है न्यूक्लियर एनर्जी। फिर अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन क्या है, एटॉमिक बॉम्ब। अब देखो ये अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब, सिंपल आगे आंसर। तक कंसेप्ट समझ रखना कि फ्यूजन रिएक्शन है क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है। हो सकता है अगली बार क्वेश्चन एटॉमिक बॉम्ब पे दे दे या न्यूक्लियर बॉम्ब पे दे दे या कुछ भी दे दे, अब दिक्कत नहीं होएगा, सिंपल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, सिंपल कह रहा है कि फूड गेट कुक्ड फास्टर इन प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर बेसिकली प्रेशर कुकर का बात कर रहा है, कुकर घर के सब में हो, सब कोई घर में कुकर अपना देखा ही होगा। होता कैसा भाई, तो कुकर होता हमारा ऐसा, यहाँ पे इसका नीब होता, ऐसे नहीं होता भाई। हाँ कुकर ये है, बोल रहा है ना कि खाना कुकर में तेज़ी में बनता है। भैया क्यों, अरे क्यों बनता है खाना कुकर में, अब देखो प्रेशर कुकर में खाना तेज़ी में क्यों बनता है। देखो प्रेशर कुकर का जो कंसेप्ट है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एकदम भिन्न है, अलग है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट लगता है कि साला प्रेशर तो
सारी जगह पे काम करता है, लेकिन प्रेशर कुकर में क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि प्रेशर कुकर ना, नाम पढ़ो, प्रेशर, यहाँ लिखा है प्रेशर कुकर, मतलब ये अपना प्रेशर खुद जनरेट कर रहा है। मतलब इससे एक कंसेप्ट सीधे में आता है कि प्रेशर कुकर प्रेशर खुद बना रहा है। इसका डिपेंडेंसी किस पर है? तो टेम्परेचर पर, सीधे टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आगे जाके कि कुकिंग टाइम, अगर कहीं पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, तो कुकिंग टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है प्रेशर पर। मतलब अगर आप प्रेशर को बढ़ाइएगा ना तो कुकिंग टाइम घटेगा, समझें? और प्रेशर को घटाइएगा ना तो आपका कुकिंग टाइम बढ़ेगा। मतलब किसी भी चीज़ पर दबाव लगा रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, तो उसका कुकिंग टाइम, वो खाना जल्दी बन जाएगा, समझा? लेकिन ये प्रेशर कुकर में अलग कंसेप्ट है, क्योंकि प्रेशर कुकर का डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर पर। पहला तो टेम्परेचर हो गया। दूसरा, ये इसका जो निब रहता है ना, टिप वो जो लगा रहता, ज़्यादा प्रेशर बनने पे ये करके आवाज़ निकलती है, ये वाली इसके निब पर। क्यों? निब का वेट, कितना वेट है, किस मटेरियल का बना है। तीसरा, मटेरियल, इस पे डिपेंड करता है ये 3 चीज़ पर, टेम्परेचर, निब का वेट, और ये मटेरियल, किस मटेरियल से बना। आप सोचो कि इसमें क्या बात किया है, प्रेशर कुकर किस पे डिपेंड करता है? पहला पढ़ो ऑप्शन, मिटाता हूँ मैं, नहीं दिख रहा। पहला ऑप्शन पढ़ो, कंसेप्ट समझिए, सिंपल। पहला ऑप्शन पढ़ो, व्हेन वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट लो टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर। अरे भाई अभी बताएं कि इसका सीधे डिपेंडेंसी टेम्परेचर पर है, तो लो टेम्परेचर तो होएगा ही नहीं, ये तो सरासर गलत हो गया। अगला ऑप्शन पढ़ो, वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर। हाँ आया, प्रेशर का तो काम ही है और टेम्परेचर भी आ गया, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों आ गया, ये ऑप्शन लग रहा है। रोको इसको, वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट लो टेम्परेचर, फिर लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। भाई लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे कैसे आएगा? ये कोई कंसेप्ट है? लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे काम कैसे करेगा प्रेशर कुकर? प्रेशर कुकर का कंसेप्ट क्या है कि हाई प्रेशर वो खुद अपना हाई क्रिएट करेगा। और सिमिलर वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू लो प्रेशर। भाई प्रेशर तो हाई होना ही चाहिए, प्रेशर कुकर नाम प्रेशर कुकर ऐसे ही नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन बी बचा कि वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग नीचे से दिए ना, उतना ज़्यादा प्रेशर, दबाव कुकर में दबाव बढ़ा, टेम्परेचर देते ही प्रेशर बढ़ा। अब प्रेशर क्या है? खाना जल्दी बन गया कुकर में। क्या समझे? सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं। सिंपल। देखो अगला सवाल पहले भी आया, ये सिमिलर सवाल है इसके जैसा। अगर ये सवाल जो बनाया होगा इसका कंसेप्ट इसमें घुसेड़ दो। देखो, अ डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन फॉर फ्यू आवर देन रूम टेम्परेचर विल बी। बोल रहा है ना कि फ्रिज का अगर डोर ओपन करके छोड़ दें, फ्रिज का डोर अगर ओपन करके छोड़ दें, ओपन करके खुला करके छोड़ दें, तो क्या होगा कुछ घंटों के लिए? तो क्या होगा बताइए, क्या होगा? तो भैया क्या होगा? ठंडा हो जाएगा रूम, और क्या है? रूम का टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल। नहीं, क्योंकि ना, दिमाग क्यों चला कि रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन करने पर हम लोग का रूम ठंडा हो जाए? क्यों चला? अगर थोड़ा सा देखा होगा क्यों चला होगा, क्योंकि इसके अंदर कंडेंसर होता है। कंडेंसर क्या करता है? कूलिंग। लेकिन कंडेंसर कूलिंग तब करेगा ना, कंडेंसर का वर्क रहता है क्लोज्ड एरिया में। जो कंडेंसर हम लोग के रेफ्रिजरेटर में लगा रहता है ना, वो क्लोज्ड एरिया को कूल करने में मदद करता है। लेकिन जैसे ही हम लोग फ्रिज
फ्रिज का जैसे डोर ओपन कर देंगे तो होगा क्या चाहिए ना कि कुछ देर तक तो रहेगा टेम्परेचर ठीक नॉर्मल, लेकिन कुछ देर के बाद ना कंडेंसर अपना काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि एरिया क्लोज नहीं है, जितना हम कूलिंग मतलब कि कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा उससे कूल हो नहीं पा रहा, तो कंडेंसर या तो ख़राब हो जाएगा या तो ये कूलिंग करना बंद कर देगा। अगर ये बंद कर दिया तो इसका मतलब है कि कुछ देर के बाद वो हॉट एयर करना रहेगा। मतलब कंडेंसर अगर बंद हो गया तो क्या हो जाएगा, रूम का टेम्परेचर ऑटोमेटिक इंक्रीज होने लगेगा, और ये इंक्रीज करने में मदद खुद करेगा फ्रिज। गाइस यहाँ पे पीछे स्कूल है भाई, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो अभी मैं क्लास यहीं पे रोकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्ड करके मैं वीडियो वापस डाल दूँगा। शाम तक मैं वापस रिकॉर्ड करके 2 क्वेश्चन का वीडियो, और कोशिश करूँगा कि अगला नेक्स्ट का वीडियो डाल दूँ। थैंक यू गाइस। ये समझिए सिंपल क्यों इंक्रीज करेगा। ओके, थैंक यू। और रिवीजन कर लेना, रिवीजन।